कच्चा इश्क। इश्क की एक अधूरी यात्रा, बेटियों को समर्पित। ट्रेन के एसी डिब्बे में मेरी सीट के सामने एक लड़की बैठी थी। अचानक उसने मुझसे पूछा, बोलो, क्या आपके पास मोबाइल की सिम निकालने वाली पिन है? वो अपने बैग से एक नया मोबाइल निकाल चुकी थी और उसमें सिम डालना चाहती थी, लेकिन पिन नहीं होने के कारण वो सिम स्लॉट नहीं खोल पा रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और अपने क्रॉस बैग से पिन निकालकर उसे दे दी। उसने थैंक यू कहा और सिम डालकर पिन मुझे लौटा दी। कुछ समय बाद वो फिर परेशान सी नजर आई, बार बार इधर उधर देखने लगी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ लिया, कोई दिक्कत है क्या? वो बोली, सिम चालू नहीं हो रही है। मैंने उससे मोबाइल मांगा, उसने दे दिया। मैंने स्क्रीन पर नजर डालते हुए कहा, सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में चालू हो जाएगी। फिर आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इस्तेमाल कर सकोगी। उसने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों होगा? मैंने समझाया, आजकल हर सिम के साथ वेरिफिकेशन जरूरी है। जिससे ली गई है उसके नाम का ब्यौरा देना होगा। वो धीरे से बुदबुदाई, ओह। मैंने उसे आश्वस्त किया, चिंता की कोई बात नहीं, सब नॉर्मल प्रक्रिया है। वो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को दबा रही थी, जैसे अंदर ही अंदर कुछ सोच रही हो। मैंने फिर कहा, अगर आपको किसी को फोन करना हो तो मेरा मोबाइल ले सकती हैं। उसने मना कर दिया, अभी नहीं, लेकिन थैंक यू। असल में मुझे नहीं पता ये सिम किस नाम पर खरीदी गई है। मैंने कहा, जब एक्टिव हो जाएगी तब देख लेना, जिसने दी है उसी के नाम पर होगी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ओके, ट्राई करते हैं। मैंने पूछा, आप कहाँ तक जा रही हैं? वो बोली, दिल्ली। फिर उसने मुझसे पूछा, और आप? मैंने जवाब दिया, दिल्ली ही, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं या कुछ और काम है वहां? उसने साफ कहा, न दिल्ली मेरा घर है, न कोई काम। दरअसल ये दूसरी ट्रेन है मेरी, और दिल्ली से तीसरी पकड़नी है। उसके बाद हमेशा के लिए आजादी। मैं चौंका, आजादी? किस कैद से? मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वो बोली, वही कैद जिसमें हर लड़की होती है, जहां घर वाले तय करते हैं कि कब शादी करनी है, कैसे जीना है, क्या पहनना है। मैंने उस कैद को पीछे छोड़ दिया है। मैं घर से भाग चुकी हूं। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन अपने भाव छुपाते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अकेली भाग रही हो? उसने कहा, अकेली नहीं हूं, कोई साथ है। मैंने पूछा, कौन है? वो बोली, दिल्ली से अगली ट्रेन पकड़नी है, फिर अगले स्टेशन पर वो मिलेंगे, और उसके बाद हम दोनों किसी को नहीं मिलेंगे। अब मुझे बात समझ आई, ये मोहब्बत का मामला है। उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी लव मैरिज की है। ये सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। बोली, वाओ, कैसे, कब? अब वो मुझमें रुचि लेने लगी थी। मैंने कहा, वो सब बाद में बताता हूँ, पहले तुम बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है। वो थोड़ी चालाकी से मुस्कुराई और बोली, वो मैं क्यों बताऊं? हो सकता है माँ पापा हो, भाई बहन हो, या शायद बहनें न हो, सिर्फ गुस्सैल बड़े भाई हों। मैं हंसते हुए बोला, मतलब मैं तुम्हारा नाम भी नहीं पूछ सकता? वो खिलखिलाकर बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टीना, मीना, रीना, कोई भी। वो बहुत बातूनी थी। थोड़ी देर बाद उसने जेब से टॉफी निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी, जैसे स्कूल के बच्चे बर्थडे पर देते हैं। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने टॉफी लेते हुए मुस्कुराकर बधाई दी, हैप्पी बर्थडे। कितने साल की हुई? 18, उसने जवाब दिया।
मैंने मजाक करते हुए कहा, तो अब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी। वो हंसने लगी। अब हम दोनों काफी सहज हो चुके थे, मानो वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। मैंने बताया, मेरी उम्र 35 साल है, यानी मैं तुमसे 17 साल बड़ा हूं। वो हंसते हुए बोली, लगते तो नहीं हो। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने पूछा, तुम इतनी बेफिक्र कैसे हो? न चेहरे पर घबराहट न डर। पहली बार किसी भागी हुई लड़की को इतना शांत देखा है। वो बोली, उसने पहले ही कह दिया था, जो भी हो मूड खराब मत करना, सिर्फ हम दोनों के बारे में सोचना। मैं वही कर रही हूं। मैंने मुस्कुराकर पूछा, उसने ये नहीं कहा कि अजनबी मुसाफिरों से बचकर रहना? वो हंसते हुए बोली, शायद भूल गया होगा बताना। मैंने उसके प्रेमी की योजना की तारीफ की, सच में बहुत समझदार है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। कैसे सिम, मोबाइल, 3 ट्रेनों की योजना बनाई ताकि कोई पकड़ न सके। वाकई टैलेंटेड है। वो गर्व से बोली, हाँ बहुत टैलेंटेड है, उसके जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, एक 8 साल की बेटी है और 1 साल का बेटा, और मैंने उसे दोनों की फोटो दिखाई। वो बोली, सो क्यूट। मैंने कहा, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तब मैं कुवैत में पेट्रो कंपनी में काम करता था, अच्छी सैलरी थी, बड़ी जिंदगी। पर जब पहली बार उसे गोद में उठाया तो समझ आया कि असली दुनिया तो यही है। छुट्टियों से लौटने का मन ही नहीं हुआ, फिर इस्तीफा दे दिया और यहीं अपने कस्बे में काम करने लगा। उसने पूछा, आप परिवार को साथ नहीं ले जा सकते थे वहां? मैंने कहा, संभव था, लेकिन लंबी प्रक्रिया थी। फैसला लेना था, नौकरी या बेटी का बचपन। मैंने बेटी चुनी। वो बोली, वेरी इम्प्रेसिव। मैं खिड़की की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद उसने पूछा, आपने तो लव मैरिज की थी, फिर भागे नहीं? मैंने जवाब दिया, नहीं भागे नहीं। लेकिन उसके पापा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था, पहली ही मुलाकात में। वो हैरान हुई, रिजेक्ट क्यों किया? मैंने मुस्कुराकर कहा, कारण कुछ भी हो सकता है, जाति, नौकरी, फैमिली बैकग्राउंड। वो सहमति में सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल सही। फिर आपने क्या किया? मैंने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया। वहीं से अपने लिए अलग रास्ता सोच लिया। खुशबू, मेरी पत्नी, ने मुझसे कहा था कि चलो भाग चलते हैं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, देखो, जब कोई लड़का अपनी प्रेमिका को लेकर भाग जाता है तो समाज की नज़र में उसकी मर्दानगी बढ़ जाती है। दोस्त उसे हीरो कहने लगते हैं। लेकिन उसी भागने वाली लड़की के लिए गालियों का पिटारा खुल जाता है। उसे चरित्रहीन, बदचलन, उल्टा जैसे तमगे मिलते हैं। मोहल्ले की जुबानों पर उसका नाम नहीं, उसके लिए गंदी उपमाएं चिपकी रहती हैं। भले ही वो लड़की 60 साल की बुजुर्ग क्यों न बन जाए, जवानी के उस एक फैसले का दाग मिटता नहीं। मैंने आगे कहा, मैं मानता हूं कि यह समाज का नजरिया गलत है, लड़का लड़की के लिए अलग अलग मानदंड नहीं होने चाहिए। लेकिन सच तो यही है कि ऐसा भेदभाव हमारे समाज में गहराई से रचा है। वो चुपचाप नीचे का होंठ दांतों तले दबाने लगी, फिर बोतल खोलकर एक घूंट पानी पिया। मैं बोला, अगर उस दिन मैं अपनी खुशबू को भगा लाता तो शायद उसकी माँ कई दिन तक पानी भी न पीती। मैं जिससे प्रेम करता हूँ, उसके माता पिता भी मेरे माता पिता जैसे हैं। शादी होनी थी तो ठीक, नहीं होनी थी तब भी उनका मान रखने की जिम्मेदारी मेरी थी। कुछ पल के लिए वो सोच में डूब गई, फिर पूछ बैठी, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने मुस्कुराकर बताया, खुशबू की सगाई कहीं और हो गई थी। धीरे धीरे वो भी नॉर्मल हो गई, उस लड़के से फोन पर बात करने लगी।
लेकिन जैसे जैसे शादी पास आती गई, उस लड़के और उसके परिवार की डिमांड्स बढ़ती गईं। डिमांड्स? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा, दहेज की डिमांड्स, हर रिश्तेदार के लिए सोने के तोहफे, लड़के के लिए लग्जरी कार, उसकी माँ और बहन के लिए हीरे के हार। बोले, हमारे यहाँ रिवाज है, और लड़का भी उसी रिवाज का हामी निकला। मैंने सगाई तुड़वा दी, इसलिए नहीं कि मुझे उससे शादी करनी थी, बल्कि इसलिए कि ऐसा लालची इंसान उसे कभी खुश नहीं रख सकता था। फिर उसने उत्सुकता से पूछा। फिर किसी तरह उसके घर वालों को समझाया, सामने आया, बात की, और फिर हमारी शादी हो गई। सब किस्मत का खेल था। लड़की बोली, अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो किसी गलत के हाथ लग जाती। मैं बोला, माता पिता का हर फैसला सही हो, ये जरूरी नहीं। लेकिन प्रेमी का फैसला भी सही हो, ये भी जरूरी नहीं। असली बात यह है कि कौन ज्यादा ईमानदार है, वफादार है। वो चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, अगर हमसे फैसला गलत हो भी जाए तो कोई बात नहीं। माता पिता को पछताना नहीं चाहिए। मैं बोला, फैसला ऐसा हो जो मिलजुल कर लिया जाए, जहां बच्चे और माता पिता दोनों की सहमति हो। वैसे बुरा मत मानना, पर जो तुम कर रही हो वो सिर्फ तुम दोनों का फैसला है, जिसमें तुम्हारे माता पिता की कोई भागीदारी नहीं है। और शायद तुम्हें इश्क इश्क का असली मतलब भी नहीं पता। उसने पूछा, तो बताइए, क्या है इश्क का सही मतलब? मैंने कहा, तुम इश्क में हो, ये बात तो साफ है। तुम सब कुछ छोड़कर आ गई, बिना सोच विचार किए। यही इश्क है, जब दिमाग नहीं चलता, न फायदे का ख्याल होता है न नुकसान का। जब दिल में खालीपन होता है और उसी खाली जगह को कोई अपने प्यार से भर देता है। लेकिन सवाल ये है कि जिसने तुम्हारे दिल को भरा, क्या वो भी इश्क में है? क्यों नहीं? वो बोली। मैंने कहा, क्योंकि जो सच्चा आशिक होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं करता। एक आशिक तीन तीन ट्रेनें नहीं बदलवा सकता। वो दुनिया से नहीं, खुद से हार जाता है। वो होशियार नहीं होता, पागल होता है। मजनू अगर शातिर होता तो कैस से मजनू न बनता। फरहाद अगर चालाक होता तो शीरी के लिए पहाड़ न काटता। इश्क में लोग फकीर हो जाते हैं, जोगी हो जाते हैं, मांझी बनकर पहाड़ काट डालते हैं, लेकिन दिमाग नहीं लगाते। इश्क का मतलब है खुद को खो देना, समर्पण करना। और हाँ, तुमने खुद को जरूर सौंपा है, लेकिन पाने की लालसा में। तुम्हारे इश्क में थोड़ा लालच घुल गया है। अब वो लड़की चुप हो गई थी। उसकी मुस्कान खो गई थी। जो अब तक बेपरवाह हंसी थी, वो अब सिसकियों में बदलती प्रतीत हो रही थी। मुझे लगा शायद मैं कुछ ज्यादा कह गया, लेकिन मैंने बात जारी रखी। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यकीन मानो, जब तुम्हें घर में न पाएंगे तो उनका शरीर आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिन खाना नहीं खाएंगी। पर जिसे तुमने सब कुछ मान लिया है, उसके लिए शायद ये सब बस एक रोमांच है। उसे फर्क नहीं पड़ेगा। वो आज भी खाना खाएगा, सोएगा, हंसेगा। तुम्हें क्या लगता है, हर गली में जो लड़के कहते हैं हम इश्क करते हैं, वो वाकई इश्क करते हैं? नहीं। उन्हें सिनेमा जैसा कुछ चाहिए होता है, स्टंट, डेयरिंग, रिवॉल्ट करने का एक मौका। ये सब इश्क नहीं, सिर्फ झूठी बहादुरी है। अब उसका चेहरा फीका पड़ चुका था। आंखें कहीं और भटकने लगी थीं, शायद उन यादों में जो उसे वापस खींच रही थीं। मैं अपने फोन में व्यस्त दिखने लगा, लेकिन मन तो वहीं था, उसकी ओर। कुछ देर में स्टेशन आ गया। उसके मोबाइल में सिम एक्टिवेट होने का मैसेज आया। उसने चुपचाप बैग से अगली ट्रेन का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझसे कहा, एक कॉल करना है। मैंने अपना मोबाइल बढ़ा दिया। उसने नंबर डायल किया,
सॉरी पापा, और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। दूसरी तरफ से भी सिसकियों में भीगी आवाज आई, बेटा चिंता मत कर, बस घर लौट आ। दोनों ओर से दिल बहने लगे, जैसे बाढ़ का कोई बांध टूट गया हो। हम ट्रेन से उतरे। उसने मुझसे फिर से पिन मांगी। मैंने दी। उसने मोबाइल से सिम निकाली, तोड़ी और पिन मुझे वापस करते हुए बोली, थैंक यू। देश की हर बेटी के नाम समर्पित। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुम्हारे माता पिता से ज्यादा तुमसे प्यार नहीं करता।